हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं oogenesis। oogenesis को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और oogenesis की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और इस टॉपिक में से एग्जाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सो oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ओ एंड सेकेंड वर्ड हमारे पास है जेनेसिस। सो ओ का मीनिंग क्या है और जेनेसिस का मीनिंग क्या है? सो ओ का मीनिंग यहाँ पे है ओवम और जेनेसिस का मीन्स है फॉर्मेशन। सो इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब ओवम का बनना, उसको हम बोलते हैं oogenesis। सो ओवम क्या है? ओवम एक गैमीट है, ठीक है। सो गैमीट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है कि गैमीट होते क्या हैं। गैमीट बेसिकली क्या होते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। हमने देखा है कि दो गैमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जाइगोट बन रहा है एंड सो ऑन, वो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, बट गैमीट वहाँ पे यूज़ होता है। दिस इज द ओवम इज द गैमीट, ओके। बट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास दो तरह के गैमीट थे, मेल एंड फीमेल। ये कौन सा गैमीट है? सो ये हमारे पास फीमेल गैमीट। तो अभी हम देखते हैं कि oogenesis होता कहाँ है और कैसे होता है, बिकॉज oogenesis का प्रोसेस है थोड़ा सा वास्ट प्रोसेस है। इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ होता है और कब स्टार्ट होता है। सो वी हैव सो मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट व्हेन इट कम्स टू oogenesis, बिकॉज oogenesis बहुत सारी यूनिकनेस शो करता है। उनमें से एक ही यूनिकनेस हमारे पास ये है कि जो ये oogenesis का प्रोसेस है, जो ये स्टार्ट कब होता है। सो ये जब स्टार्ट होता है, सो इसकी स्टार्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि कब स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट कहाँ होता है? सो स्टार्ट होने की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब हमारे में मेच्योरिटी आ जाती है, जब पर्सन सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि उसकी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन होने लग गई है। बट दिस इज नॉट केस व्हेन इट कम्स टू oogenesis। oogenesis में हमारी जो oogenesis स्टार्ट कब हो जाती है? जब हमारी फीटल स्टेज होती है, हमारी नहीं मतलब फीमेल चाइल्ड, मेरी भी। जैसे जब मैं अपने फीटल स्टेज में थी तब मेरे में oogenesis स्टार्ट हो गई। सो इट मीन्स स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब कोई भी फीमेल चाइल्ड जब वो अपनी मदर के वॉर्म में होती है ना, तब वो अपनी oogenesis स्टार्ट कर देती है। करना तो उसे क्या चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं बड़े होकर क्या करूँगी, बट वो महारानी जी बैठ के वहाँ पे oogenesis कर रही है, ये उसके यूनिकनेस है, ठीक है। तो हम लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन मतलब होती कहाँ है? हर प्रोसेस का अपना लोकेशन है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे डाइजेशन होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन होती है। सो वैसे ही हमारे पास लोकेशन जो है हमारी oogenesis की वो है ओवरी। सो ओवरी क्या है? सो हम बहुत स्मॉल क्लासेस में पढ़ लेते हैं कि ओवरी जो है वो फीमेल गोनाड है, फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे हमारी oogenesis फॉर्म होती है। oogenesis मतलब ओवम की फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन। बिना एग की हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। सो अगर हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ें तो तब हम देख सकते हैं कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है, मतलब बिफोर बर्थ भी हो रहा है, और पबर्टी में जाके तो होगा ही, मतलब वो आफ्टर बर्थ भी होगा। तो मतलब जो oogenesis का प्रोसेस है वो अगर हम बात करें तो oogenesis का प्रोसेस की हम बात करने की टाइम ये पोस्टनेटल और प्रीनेटल स्टेज में होता है। सो प्रीनेटल और पोस्टनेटल का मतलब क्या है? प्रीनेटल बिफोर बर्थ एंड पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। सो आफ्टर बर्थ भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और बिफोर बर्थ भी एक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसीलिए जो ये प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी प्रीनेटल, ओके। सो प्रीनेटल कैसे होती है? सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीनेटल वन। सो अगर प्रीनेटल की बात करें तो ये बिफोर बर्थ है। बिफोर बर्थ हमने देख लिया कब होता है, जब वो अपनी मदर के वॉर्म में होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, देखो ये जो है ये मदर है एंड शी इज कंसीविंग अ चाइल्ड, ओके, एंड शी इज कंसीविंग a female child. So she is female child and mother बहुत खुश है, और हम इसका फीमेल का कुछ नाम रख देते हैं जिसके हमारा प्रोसेस इजी हो जाएगा। वैसे तो ये प्रोसेस का नाम, जो फीमेल का नाम है, हम बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं, बट अभी के टाइम पे मुझे इंटरेस्टिंग कुछ याद नहीं आ रहा है, तो हम इसका नाम जलेबी रख लेते हैं। सो वी आर कॉलिंग हर जलेबी। इंटरेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे जलेबी में oogenesis कैसा रहेगा। जलेबी में oogenesis
मतलब जब जलेबी अपनी छोटी एज में थी, जब वो अपनी मदर की वॉर्म में थी, उसको क्या सोचना चाहिए था कि मैं बड़ी होकर क्या करूँगी, मैं इसके बाद क्या करूँगी, पर वो बोल रही है कि मैं यहाँ पे फ्री बैठी हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, oogenesis करवा लेती हूँ। तो वो क्या करिए, oogenesis कर। अभी ये जो है जलेबी, इसके पास क्या है, ओवरीज है, ठीक है। इसके ओवरीज में हमारी oogenesis हुई। अब जलेबी बोलती है कि हमारी मेरी ओवरीज में देखो कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, ये देखो ये मेरी ऐसी कुछ ओवरी दिखती है। सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, oogenesis कर रही हूँ। और अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाती। oogenesis को करवाने से पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे पास यॉर्क सैक होता है। यॉर्क सैक से हमारे पास क्या बनते हैं, पेरिमोडियल सेल्स बनते हैं। सो ये जो पेरिमोडियल सेल्स हैं, सो ये हमारे बहुत सारा मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट है इसमें यॉर्क सैक में, ठीक है। सो यॉर्क सैक में हमारे पास क्या है, पेरिमोडियल सेल्स है जो मिलियंस ऑफ नंबर में है। अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें तो ये देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, पैटर्नल 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, मैटरनल भी 23 होंगे, ये हैप्लॉइड। अगर हम टोटल की बात करें तो हमारे पास जो पेरिमोडियल है वो 46 क्रोमोसोम के साथ डिप्लॉयड में चली जाती है। तो पेरिमोडियल सेल्स जो है हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। बस सब कुछ यहाँ पे यॉर्क सैक में नहीं होगा तो बेचारी ओवरी गुस्सा हो जाएगी कि मेरा कोई यूज़ क्यों नहीं कर रहा। तो ये होता क्या है, ये जो पेरिमोडियल सेल्स है ना, तो ये कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये ओवरी है ना, यहाँ पे हमारे पेरिमोडियल सेल्स मूव कर जाते हैं। मिलियंस ऑफ पेरिमोडियल सेल्स जो है वो इस टाइम पे हमारी ओवरी में होते हैं, ठीक है। तो ओवरी में से हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है कि पेरिमोडियल सेल्स भी अब डिविजन्स में जाएंगे। पर जलेबी के लिए ये प्रोसेस इतना आसान होने वाला नहीं है, इसके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, पर ये हार नहीं मानेगी, ये अपना oogenesis कंप्लीट करते रहेगी। हो भी पाएगा या नहीं वो हम देख रहे हैं। अगर हम oogenesis की नेक्स्ट बात करें तो इसमें डिवीजन तो हो ही रही है। सो हमारे पास क्या थे, पेरिमोडियल सेल्स जो कहाँ से आए थे, यॉर्क सैक। यहाँ पे चले गए ओवरी में। ओवरी हमारी जो है, ओवरी के पास दो रीजन होते हैं जहाँ पे जो पेरिमोडियल सेल्स मूव कर रहे हैं, ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं, ये सारा कॉर्टेक्स और ये सेंटर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। सो ये वाला रीजन जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है, तो ये वाला रीजन जो है ये है मेड्यूला रीजन, ठीक है। सो जो ये कॉर्टेक्स रीजन है इसमें हमारी डिविजन स्टार्ट हुई, ठीक है। होगा क्या, जो हमारी पेरिमोडियल सेल्स है जो अपनी फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे, जो उनकी फर्स्ट डिवीजन का वो होगी, ठीक है, वो जाएंगे अपनी फर्स्ट डिवीजन में। उनकी फर्स्ट डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि वो क्या बनाने शुरू कर देंगे, हर पेरिमोडियल सेल्स क्या करवाएगा, माइटोसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब सेम रहता है। सो हमारे पास क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ये माइटोसिस से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा पेरिमोडियल सेल से फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम हमारा होगा oogonia। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्या बन जाएंगे, हमारे पास ओगोनियाज बन जाएंगे। सो ये कहाँ से बनेगी, माइटोसिस से बनेगी, ओके। सो जो ओगोनिया है ये माइटोसिस से बन रहे हैं, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी भी डिप्लॉयड होगी। बट जो ये जलेबी है यहाँ पे हार मानने वाली नहीं है। अभी क्या कहते हैं, एक माइटोसिस और करवा लेते हैं, तो ये एक माइटोसिस और में चली जाती है। सो ये नेक्स्ट फिर से देखो, हम इतने सारे ओगोनियास की हम नहीं देख सकते कि इतने सारे ओगोनियास कैसे डिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये है भी मिलियंस में। तो हम एक ही ओगोनिया की स्टडी करते थे यहाँ पे, हम मान लेते हैं ये एक ओगोनिया में, एक ओगोनिया में जैसा प्रोसेस चलेगा वैसा ही हर ओगोनिया में चलेगा। तो हम एक लेके चलते हैं, पर ये यहाँ पे एक नहीं होता, मिलियंस ऑफ होते हैं। हम समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ले रहे हैं। तो जो ये ओगोनिया है ना, इसमें फिर से क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस हो रही है तो फिर से हमारे पास जो है नंबर चेंज होगा, हमारे पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और न्यू प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा जिसका नाम है प्राइमरी oocyte। सो हमारे पास माइटोसिस के बाद
फिर से जो है प्राइमरी oocyte फॉर्म हो जाएगा। सब देखो, पहले क्या था हमारे पास, यॉर्क सैक था। यॉर्क सैक से हमारे पास क्या बना, पेरिमोडियल सेल्स। पेरिमोडियल सेल्स यहाँ पे आए ओवरी में। ओवरी में उन्होंने माइटोसिस करवाई। उन्होंने क्या बनाया, मिलियंस ऑफ ओगोनियाज बनाए। मिलियंस ऑफ ओगोनियाज ने फिर से माइटोसिस करवाई। क्या करवाया माइटोसिस के बाद, प्राइमरी oocyte करवाया। प्राइमरी oocyte का जो है प्राइडी होगी, ये भी डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। सो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी क्या चल रही है, यहाँ तक माइटोसिस चल रही है। अभी क्या होगा, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आएगा। जो ये प्राइमरी माइटोसिस है ना, इसमें अब क्या स्टार्ट हो जाएगी, मायोसिस। पर इसी टाइम पे इसकी लाइफ में एक विलन की एंट्री होगी। मैंने बोला था ना जलेबी के लिए सब कुछ इतना ईजी होने वाला नहीं है। ये देखो ऐसा कुछ विलन है, ये आ रहा है जलेबी की लाइफ में। वो कहते हैं जलेबी जलेबी तो क्या कर रही है, वो कहती मैं तो ऊजेनिसिस कर रही हूँ। वो आता है डायलॉग, छोटी बच्ची हो गया, वो ये बोलता है तू छोटी बच्ची है, अभी तेरे को ऊजेनिसिस नहीं करने का, अभी तू जो मियोसिस करने की सोच रही है ना, यहाँ पे वो क्या करने की सोच रही है, मियोसिस 1। कौन करने का सोच रहा है, प्राइमरी oocyte। मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte सोच रहा है। तो ये विलन जो है उसको बोलेगा तुम प्राइमरी 1 oocyte को बोलेगा तुम मियोसिस नहीं कर सकता। वो कहते ऐसे कैसे नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो प्रोफेज 1 में पहुंच जाती है। सो ये विलन है ना, ये बोलते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तेरे प्रोफेज 1 को और तेरी जो ये मियोसिस चल रही है ना, ये सब कुछ को अभी अभी रोक देगी। सो जो ये विलन है ना, वो कुछ ऐसा ही करता है। सो ये जो प्राइमरी oocyte रहता है ना, इसको विलन अपनी शक्तियों से अरेस्ट कर लेता है। तो ऐसे ही कुछ होता है, जो प्राइमरी oocyte है ना, वो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो जाती है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन, और आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेज में ये जो है अरेस्ट होता है। और ये PYQ से है, यहाँ से आया होगा, कौन सी स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट होता है। वो जो अरेस्ट होता है, वो अरेस्ट होता है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज पे। अगर और डिटेल में देखना है तो ये प्रोफेज 1 की में 5 स्टेज होती है। 5 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास पैक्टीन, पैक्टीन, साइकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो लता ज़रा पानी दे दो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है 5 फॉर्म्स को याद करने की। सो प्रोफेज 1 जो है ये फोर्थ जो स्टेज है, डिप्लोटीन स्टेज में आके रुक जाता है। सो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में आके हमारा जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है। ये किसका किया धरा है, ये हमारा ये सारा ये विलन का किया धरा है। सो ये बस डेवलपमेंट, यहाँ तक ही डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक्स में चलती है। अब जो अरेस्ट हो गई, अभी देखो कि होता क्या है, अभी जो जलेबी थी और जो इसके प्राइमरी oocytes थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम oogenesis कंप्लीट करवा के ओवम बना देंगे। तो उनके सभी अरमानों पे पानी फिर जाता है। तो जैसे मैं मान लो प्राइमरी oocyte हूँ, ठीक है, मैं कर रही थी डिविजन, क्या कर रही थी, मियोसिस 1। अब मेरी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई तो मैं सैड हो जाऊँगी कि मेरी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई। तो मेरे पास ऐसे लोग आ जाएंगे ना, ऐसे लोग आ जाते हैं कि बताओ बहन तेरा दुख क्या है। ऐसे ही जो है वो मेरे पास लोग आके खड़े हो जाएंगे कि मैं प्राइमरी oocyte हूँ और मेरे पास लोग आ गए हैं, वो देख रहे हैं बहन तेरा दुख क्या है, दुख क्या है, हमें बता, हम सुन रहे हैं तेरा दुख। ऐसे क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte के साथ होता है। इसके जो साथ वाले लोग हैं ना, जो कोर्टेक्स में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स पड़े होते हैं। वो सेल्स जो है ये प्राइमरी oocyte के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखना क्या अच्छे से, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये हमारा प्राइमरी oocyte है। इसके लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इसका दुख बांटना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसके पास आते हैं ऐसे इसके पास आते हैं, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, प्राइमरी oocyte को बोलते हैं तेरे साथ क्या हुआ, उसको अपना दुख बताते हैं, तो उसके साथ रहने लग जाते हैं वो, ठीक है। ये जो है, जो दुख बांटने आए हैं, इसका नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये जो अंदर था वो था प्राइमरी oocyte। तो जैसे मैंने बताया कि जो ये प्राइमरी oocyte है और इसके जो सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है, जो इसका दुख एक साथ इसके साथ आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, कॉर्टेक्स में से आए हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में से आए हैं। सो ये आके जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैंने बताया कि मैं प्राइमरी oocyte हूँ, मेरे साथ आके ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए और मुझसे पूछ रहे हैं, तो इनमें एक बॉन्डिंग हो जाती है ना। बॉन्डिंग ये कोई केमिस्ट्री वाली बॉन्डिंग नहीं है और ये कोई दूसरी बॉन्डिंग भी नहीं है,
कि इमोशनली वैसे ही बोल रहे हैं, बस लर्न करने के लिए बोल रहे हैं, कि इनमें कुछ हो जाता है जो ये साथ रहने लग जाते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte जो चीज़ साथ में बन जाता है ना, इसको हम बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। सो जो ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, ये हमारा बन जाता है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं होता, और यहाँ पे बस जो है ये बर्थ के पहले यही प्रोसेस होता है। अब क्या हो गया, हमारी प्रीनेटल जो oogenesis थी वो हो गई। हुआ क्या था, यॉर्क सेल था, हमारे पेरिमोडियल सेल्स पड़े थे, वो आए ओवरी में, उन्होंने कहा कि मैं तो माइटोसिस करूँगा, उन्होंने माइटोसिस शुरू करवा दी। माइटोसिस शुरू करवाने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, ओवोनिया बना दिया, जिसका नंबर भी क्या था, डिप्लॉइड, ठीक है। और ओवोनिया फिर से माइटोसिस करने लगे, माइटोसिस करवाने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte बना। ये जो प्राइमरी oocyte है इसका नंबर भी है डिप्लॉइड, और ये जो प्राइमरी oocyte है ये फिर से म्योसिस में चले गए, बिकॉज अभी इनको चेंज करना है, पर म्योसिस में जैसे ही वो जाते हैं उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी म्योसिस रुक जाती है, प्रोफेज 1 में आके उसकी म्योसिस अरेस्ट हो जाती है। तो जो प्राइमरी oocyte है वो अगला स्टेप, अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं ऑब्टेन कर पाता, और वो प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट होके रह जाता है, और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब ये प्राइमरी oocyte के पास कुछ सेल्स की लेयरिंग आ जाएगी, ये सेल्स जो है वो है ग्रैन्युलोसा सेल्स। कहाँ से आए हैं, कॉर्टेक्स में से आए हैं, ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन्स में से ये सेल आए हैं, जिन्होंने प्राइमरी oocyte को सराउंड किया है। सराउंड करने के बाद ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो हमारे पास फॉलिकल की भी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है प्रीनेटल, मतलब बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो ये थी हमारी प्रीनेटल। सो प्रीनेटल के बाद हमारा शुरू हो रहा है पोस्टनेटल। सो पोस्टनेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें बहुत सारे हार्मोनल एक्शंस होते हैं। सो अगर हम पोस्टनेटल की बात करें तो आफ्टर बर्थ, सो दिस इज आफ्टर बर्थ, ओके। सो आफ्टर बर्थ जो है हमारा, सो सबसे पहले जो हमारी डिलीवरी थी हमारी दोस्त, उसका बर्थ हो जाएगा। सो शी, वो बहुत छोटी है तो उसका बर्थ हो गया। बर्थ होने के बाद वो क्या हो जाता है, चाइल्डहुड में चला जाती है। चाइल्डहुड में जाने के बाद वो पॉवर्टी में चली जाती है, कि वो बड़ी होती जा रही है। सो पॉवर्टी की एज हमारे लिए 12-13 ईयर्स होती है। सो अगर हम बात करें चाइल्डहुड से पॉवर्टी तक जाने के क्या कुछ चेंजेस आते हैं, कि हमारी oogenesis स्टेज के बाद जो शुरू हुई थी वो बर्थ के टाइम से पहले स्टॉप हो चुकी है, कि वो अरेस्ट कर लिया, किसने अरेस्ट कर लिया, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गई है। तो अगर हम बात करें कि जो बर्थ से पॉवर्टी तक कोई भी चेंज आया है, सो हमने देखा था कि बर्थ से पहले हमारे पास मिलियंस ऑफ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो हमारे पास मिलियंस ऑफ जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो प्रेजेंट थे, बिकॉज हमारे पास मिलियंस ऑफ ओगोनिया थे। वो सारे ओगोनिया oocyte बन जाते हैं, मतलब बर्थ के टाइम्स तक हमारे सारे ओगोनिया oocyte बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, और बर्थ के बाद हमारे पास कोई ओगोनिया नहीं होता। तो बर्थ तक ही हमारे पास सिर्फ ओगोनियाज रहते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई भी ओगोनिया नहीं होता, क्योंकि वो सारे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ ओगोनियाज थे वो पॉवर्टी में सिर्फ उनका नंबर 60 to 80,000 पर ओवरी, ये नंबर जो है वो उनका रह जाता है, सिर्फ 60 to 80,000 पर ओवरी। कि ऐसा क्या होता है कि इनका नंबर इतना रिड्यूस हो जाता है। इनके रिड्यूस होने के पीछे एक रीज़न, एक प्रोसेस है जो बर्थ से लेके पॉवर्टी तक चलता रहता है। वो प्रोसेस है हमारा फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। सो फॉलिक्यूलर एट्रेसिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स होने लगती है। जो हमारे पास मिलियंस में फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट थे वो रिड्यूस होकर थाउजेंड्स में रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी। तो अभी क्या जलेबी की oogenesis स्टॉप हो गई, क्योंकि हमने देखा है ना उसके बाद क्या हुआ, नहीं, पॉवर्टी के में आने के बाद फिर से उसकी oogenesis कंटिन्यू होगी। उसकी oogenesis हमारे पास क्या बन गया था, प्राइमरी फॉलिकल बन गया था। प्राइमरी फॉलिकल कुछ इस तरह से था, हम यहाँ पे देख लेते हैं।
सो ये था हमारा oocyte, प्राइमरी oocyte, जिसके सराउंड सेल्स ने अपनी एक लेयर बना ली थी। ये कौन सा सेल है? ग्रेन्युलोसा सेल्स। दीज आर ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये है प्राइमरी oocyte। सो हमारा सिर्फ इतना ही बना था, पर पबर्टी में आने के बाद चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं इस oocyte में, और इसके जो साथ में स्ट्रक्चर है उसमें वो क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। सो उसमें चेंजेस कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि ये हमारा प्राइमरी oocyte है। सो दिस इज प्राइमरी oocyte। जो इसके सेल्स थे ना, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स, वो मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे, उसमें काफ़ी सारी लेयरिंग हो जाएगी सेल्स की। सो ऐसे हमारी सेल्स जो मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे, काफ़ी सारी लेयर्स सेल्स की आ जाएंगी। और क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से कवरिंग आने लग जाएगी। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज का, ये हमारे पास है मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा, और ये हमारे पास है प्राइमरी oocyte। बट जो ये फॉलिकल बना है, फॉलिकल कौन सा है? द फॉलिकल इज, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। सो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। सो ये हमारे पास था प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में हमारे पास क्या था? प्राइमरी oocyte, साइड में एक लेयर थी ग्रेन्युलोसा सेल्स। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। कौन इसके चेंजेस लेके आता है? FSH। FSH के चेंजेस के कारण हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के क्या कैरेक्टर्स हैं? उसके पास थीका होता है, थीका एक लेयरिंग है जो बाहर वाली, ये ब्लैक वाली, ये मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा सेल्स रहती है, और जो ये सेंटर में है वो रहता है प्राइमरी oocyte। अभी तक इसमें म्योसिस कंटिन्यू नहीं हुई है, अभी तक म्योसिस अरेस्टेड ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ मल्टी लेयर थीका, मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा और थीका आया, ठीक है, और कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। सो ये जो FSH है ये कुछ नया सा लग रहा है। सो ये FSH होता क्या है? सो जी FSH है ये एक हार्मोन है, बिकॉज देखो पबर्टी के में आने के बाद हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो हाई में चले जाते हैं। सो इसको हम आगे प्रोसीड करने से पहले कि क्या हमारी म्योसिस 1 कहाँ तक पहुँचती है, कैसे वो रीस्टार्ट होती है, कैसे वो सब कुछ होती है, हम पहले देख लेते हैं कि हार्मोन्स आते कहाँ से हैं और इनका एक्शंस कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे मेन पार्ट्स वो इन्वॉल्व हैं, तो हम वो देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट hormones, okay? We will talk about hormones in short. So इस साइड हमारी प्रीनेटल डेवलपमेंट चल रही है, तो इस साइड हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो हार्मोन्स होते क्या है? सो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत सारे चेंजेस कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत नेसेसरी है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी बहुत सारी डिजीज़ को अंडरगो कर सकती है। सो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कौन करते हैं? बेसिकली हम सुनते हैं 9th-10th तक कि जो ये हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। सो बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिक्रेशन के लिए सिग्नल उनका कौन ऐसा है जो उनको दे रहा है कि तुम ये हार्मोन्स सिक्रिएट करो, तो उनके पीछे में किसी का हाथ था, वो किसका हाथ था? सो ये हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर है, ये होता क्या है? सो अगर हम इसके डिटेल में बात करें, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सो ये हाइपोथैलेमस होता क्या? सो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सो ये यहाँ तो बहुत बड़ा लग रहा है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो बहुत छोटा सा ऐसा लगता है, वहाँ पे बहुत स्मॉल,
और ये जो है ना, इसको हम मास्टर बोलते हैं। मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शंस कंट्रोल करवाता है। सो ये हाइपोथैलेमस ही हमारे रिप्रोडक्शन के फंक्शंस पे कंट्रोल करवाता है। ये बॉडी में बहुत एसेंशियल है। इसका अगर हम बात करें, बहुत स्मॉल होने के बावजूद भी ये इतने सारे हमारे बॉडी के हार्मोन्स फंक्शंस कंट्रोल करवाता है कि हम इसको हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर बोल देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के बिना कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हाइपोथैलेमस ही है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स देता है कि अब तो ये वाला हार्मोन्स रिलीज करवा और अब तो ये वाला हार्मोन्स रिलीज करवा। सो ऐसा ही कुछ हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल्स देता है और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करवाता है। अगर हम बात थोड़ी सी और कर लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, बिकॉज ये मैं इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलती हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छे हमारे बॉडी में काम कर सकता है। बिकॉज अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर और वेट की, सो इसका स्मॉल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ऐसा रेक्टेंगुलर सा लगता है, वो तो हमने देख लिया, पर इसका साइज और इसका वेट कैसा होता है? इसका वेट हम सिर्फ हमारी पूरी बॉडी का 4 ग्राम्स वेट जो है वो हाइपोथैलेमस उठाता है। सिर्फ 4 ग्राम्स वेट ही हमारे हाइपोथैलेमस का होता है, बाकी सब वेट हमारा बॉडी का होता है। मतलब 4 ग्राम होगा, अगर हम एक नेल को उठा के उसका वेट करेंगे ना तो वो 4 ग्राम आएगा। सो वैसा ही वेट कुछ हाइपोथैलेमस का होता है और ये हमारे बॉडी के कितने ही फंक्शंस कंट्रोल करता है, कितने हार्मोनल लेवल्स कंट्रोल करता है। और ऐसे ही हमारे की पिट्यूटरी 2 होती है, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। एंटीरियर जो है वो हमारा नोज वाला साइड जो है फेस करेगी। सो दिस इज बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी। सो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। सो दिस इज एंटीरियर। ओके, सो हाइपोथैलेमस रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करवाता है? वो कैसे कंट्रोल करवाता है रिप्रोडक्शन के फंक्शंस को? बेसिकली जो ये हाइपोथैलेमस होता है ना, वो सिग्नल्स देता है। किसको सिग्नल्स देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन सा सिग्नल देता है? वो सिग्नल देता है, ये यहाँ पे सिग्नल देता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है GnRH का। सो ये GnRH का सिग्नल देता है, GnRH। सो ये GnRH क्या है? ये फैक्टर क्या है? सो दिस इज बेसिकली गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। सो ये है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो हमारे गोनाड्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करवाएगा। सो ये ऐसा फैक्टर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलेगा, अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू हाइपोथैलेमस भेजेगा गोनाडोट्रोफिन को और बोलेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे, अभी तेरी बारी आ गई है, अब तो रिप्रोडक्शन के हार्मोन सिक्रीट करवा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको पता है कि मुझे अपने मास्टर की बात माननी है, तो वो क्या करता है, उसके पास जैसे ही सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, जैसे उसके पास सिग्नल्स आते हैं, वो अपने जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के जो हार्मोन्स है ना, वो सिक्रीट करवा देती है। सो फर्स्ट हार्मोन उसका होता है FSH, सेकेंड हार्मोन उसका होता है LH। कौन कौन से? तो FSH एंड सेकेंड इज LH। तो ये जो 2 हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करवाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, और यही जो हार्मोन्स है वो हमारे अब oogenesis में वर्क करेंगे। oogenesis को छोड़ के बहुत सारे और फंक्शन में भी वर्क करते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। पर पहले देख लेते हैं कि ये oogenesis में कैसे वर्क करते हैं। सो FSH क्या है? FSH इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही FSH और LH हमारे oogenesis में फंक्शन करते हैं। FSH का काम क्या रहता है? FSH का काम रहता है कि वो क्या करवाता है? डेवलपमेंट। और LH का क्या काम है? वो करवाता है रिलीज। मतलब यहाँ पे मेन हार्मोन जो है वो है FSH, बट LH के एक्शन से वो रिलीज हो जाएगा।
सो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हार्मोन्स होते कैसे हैं। सो हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो है वो देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, सो दिस हाइपोथैलेमस गिव्स सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो सिग्नल मिलते हैं, कौन से सिग्नल्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के, कि अभी तो गोनाड्स के जो रिलीजिंग फैक्टर के जो सिग्नल्स हैं वो देता है, और वो क्या करवाता है, FSH और LH, ये दोनों सिक्रीट करवाता है। FSH एंड LH कौन सिक्रीट करवाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करवाता है। यही FSH और LH अगर हम बात करें तो ये FSH जो है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की बात करें तो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH है वो डेवलपमेंट में हेल्प करवाएगा, LH है जो रिलीज में हेल्प करवाएगा। सो इसीलिए जब हमारे प्राइमरी oocyte पे FSH का एक्शन हो गया था तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी हो गई थी, इसमें मल्टी लेयर आ गई, थिकाज आ गई, और हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। और इसमें थोड़ा सा और भी चेंज आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। वो चेंज कुछ इस तरह से रहता है कि ये जो मल्टी लेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल है और ये जो oocyte है, ठीक है, इनमें कुछ होता है कि वो क्या करते हैं, ये oocyte है ना, वो बाहर की तरफ, जैसे ये oocyte है ये ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, और जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे ये देखो, ये oocyte है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ये क्या सिक्रीट करवाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स सिक्रीट करते इन दोनों के बीच में एक लेयरिंग आ जाएगी कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से, ये जो ब्लू है ना ये, और साइड में तो हमारे पास सेल्स थे, ये सारे सेल्स कौन से हैं, ठीक है। सो ये जो ब्लू लेयरिंग आ गई है, जो ब्लू लाइन आ गई है, सो ये जो लेयर बन गई है oocyte के अराउंड, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिटा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन जाती है, ये ब्लू वाली जोना पेलुसिटा। और जो ये लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे, पर ये याद रखना कि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है ये लेयर, जो oocyte को सराउंड करती है, प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही है। बट अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी मैजिकल, जो FSH के एक्शन से ही हो रहा है। सब होने वाला क्या है, जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सो हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो सेकेंडरी फॉलिकल जो है, सो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, ये बहुत सारे चेंजेस अंडरगो करेगा। सो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, अब में इसमें चेंजेस आएंगे। क्या सस्पेंस बचा हुआ था कि मियोसिस 1 कंटिन्यू ही नहीं हो रही थी, बट अब होने वाला क्या है, विद द एक्सटेंशन ऑफ FSH, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें होगा क्या, सेंटर में हमारे पास जैसे oocyte है, सेंटर वी हैव oocyte, around oocyte we have a layer of zona pellucida, so this is a layer of zona pellucida। zona pellucida के लेयर के अराउंड हमारे पास सेल्स हैं, जिस सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये सेल्स जो है इनमें क्या होने लग जाएगा, दिस सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ कैविटी, इन सेल्स में कैविटी फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज अ कैविटी, और अराउंड दिस सेल जो हमारे पास एक लेयर थी, कौन सी लेयर थी, थिका लेयर, वो थिका लेयर दो में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे वो थिका लेयर मैच्योर होकर दो में डिवाइड हो जाएगी, एक होगी थिका इंटरना, सो दिस ऑरेंज इज थिका इंटरना, और जो ये बाहर है दिस पिंक इज थिका एक्सटर्ना। सो ये है थिका एक्सटर्ना, इनसाइड ऑरेंज वाली है थिका इंटरना। जो ये हमारे पास कैविटी फॉर्म हुई है ना, सो दिस वन, दिस कैविटी,
दिस कैविटी इज एंट्रम। सो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। दिस इज एंट्रम। और ये तो हमें पता है ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर हमारे पास क्या है, जोना पेलिस। ग्रैन्युलोसा सेल्स के हमारे पास क्या है, इनसाइड हमारे पास है, दिस इज पर्पलिस जोना पेल्यूसिडा। बट अब हमारे पास यहाँ पे था प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में हमारे पास प्राइमरी oocyte था। यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल में हमारे पास, ये देखो ये वाला टर्शियरी फॉलिकल में हमारे पास क्या होगा, दिस टर्शियरी फॉलिकल हैज द oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte, ये वही oocyte है जिसमें क्या हो गई थी, प्रोफेज 1 में मियोसिस स्टॉप हो गई थी। सो प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस स्टार्ट हो गई, रीस्टार्ट हो गई, तो हमारे पास डिवीजन के बाद, ठीक है, सो हमारे पास जो FSH के जो यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, दिस सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म। सो ये सेकेंडरी oocyte किस फॉलिकल में बना है, द फॉलिकल इज टर्शियरी फॉलिकल। सो टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट होके सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारे पास जोना पेल्यूसिडा इज देयर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एंट्रम बन जाती है। एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो है दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। और हमारे पास थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना बन जाते हैं। ये ऑरेंज वन इज अ थिक्का इंटरना एंड द पिंक वन इज अ थिक्का एक्सटर्ना। सो ये जो है ये लेयरिंग के बन जाते हैं। बट होता क्या है, अब देखो थिक्का और ग्रैन्युलोसा सेल्स का कुछ तो फंक्शन होगा। ये तो हमें पता है कि उनका फंक्शन नरिशमेंट में तो होगा ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो जब क्या होता है, जब हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होने लग जाती है और थिक्का बहुत एक्साइटेड हो जाता है। थिक्का बोल रहा है कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है, अभी तो हमारे पास ओवम बनेगा। ओवम बनेगा तो स्पर्म आएगा और हमारे पास जाइगोट बन के क्या बन जाएगा, चाइल्ड एम्ब्रियो, उसकी डेवलपमेंट होगी। तो क्या करता है थिक्का, क्या रिलीज कर देता है, ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। ये थिक्का क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। सो ये ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है। ये हार्मोन जाता है किसके पास जाता है, ये हार्मोन जा रहा है यूट्रस के पास। सो ये हार्मोन यूट्रस के पास जाता है। सो मान लो दिस इज अ यूट्रस, ठीक है। चल सो जो ईस्ट्रोजन होता है, जो हमारा ये यूट्रस है, सो दिस इज बेसिकली मदर्स, वी कैन से दिस इज मदर्स वॉर्म। सो ये यूट्रस के लाइनिंग को जाके बोलता है, यूट्रस को एक्साइटेड होके यूट्रस की प्रेपरेशन स्टार्ट करवा देता है। ये ईस्ट्रोजन यूट्रस के पास जाके उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करवा देता है कि भाई अभी तो ओवम बन गया है, बस ओवम आने वाला ही है, स्पर्म भी आ सकता है, तो तेरे भी इम्प्लांटेशन हो सकती है, तो तू जल्दी जल्दी क्या कर ले, खुद को प्रिपेयर कर ले। तो दिस ईस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करवाना स्टार्ट कर देता है। ईस्ट्रोजन यहाँ रुकता नहीं है, ईस्ट्रोजन भागा भागा कहाँ जाता है, एक तो ये यूट्रस के पास जाता है, सेकेंड वो ब्रेन के पास जाता है। सो ब्रेन के पास जाके क्या करता है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस के पास जो FSH और LH कंटिन्यूसली यहाँ पे रिलीज हो रहा है, FSH रिलीज हो रहा है, वो क्या कहता है, FSH को इनहिबिट कर देता है और वो किसकी सिक्रेशन ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, LH की सिक्रेशन। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन क्या करता है, LH की सिक्रेशन इंक्रीज करवा देता है और FS की सिक्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर देता है, जिससे हमारे फॉलिकल्स बनता तो है। होता क्या है यहाँ पे इन डिटेल अगर हम देखें तो, सो हमारे पास टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद इसकी थोड़ी सी मैच्योर फॉर्म बनेगी। इसकी मैच्योर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसकी मैच्योर फॉर्म को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। सो ये टर्शियरी oocyte का मैच्योर बनेगा। सो दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। सो हमने ईस्ट्रोजन का फंक्शन देख लिया बिकॉज वो इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमारे पास थिकास थे। सो थिका के फंक्शनिंग को नोट करने से पहले हमें
बाद हमें ईस्ट्रोजन का फंक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि थीका जो है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवा रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि थीका काम क्या करता है, वो ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है। ईस्ट्रोजन यूट्रस को भी सिग्नल देता है कि खुद को प्रिपेयर कर ले, कभी भी ओवम आ सकता है, ओवम आके और ओवम और स्पर्म जाइगोट लेके आ सकते हैं, तो तेरे को इम्प्लांट करवाना होगा। तो और वो क्या करता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जाके भी सिग्नल दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तो अभी क्या कर, एफएसएच को रिलीज़ कम करवा, एलएच को रिलीज़ करवा। पर होता क्या है, वो जब तक वो सब कुछ कर रहा होता है, सो ये टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होने लगता है। सो द मैच्योर फॉर्म ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। सो द ग्राफियन फॉलिकल में होता क्या है, एज सून एज म्योसिस 1 कंप्लीट हुई, जैसे म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन गया। अभी क्या होगा, अभी जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, वैसे ही अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो साइड बाई साइड म्योसिस 2 शुरू कर लेगा। जो सेकेंडरी oocyte है वो म्योसिस 2 शुरू कर लेगा, क्योंकि उसको कोई रिस्क नहीं लेना है और उसको अपनी म्योसिस इस बार कंप्लीट करवानी है। पर ऐसा शायद ही हो पाएगा। देखो ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें क्या चल रही है, म्योसिस 2। सो इसके पास सेल्स ज़ोना पैलिसिडा है। ज़ोना पैलिसिडा के अराउंड सेल्स की लेयर है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। और यही जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, कैविटी बना रहे हैं। सो ये जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम, जैसे हमने ऊपर भी स्टडी किया था। और इसके पास क्या होंगे, इसके पास होगा, ये तो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इनसाइड हमारे पास होगा थिका इंटरना। थिका इंटरना के बाहर हमारे पास होगा थिका एक्सटर्ना। सो ये ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट इट्स ओके, वी हैव टू लर्न ओनली। सो ये जो है, ये सारी हमारे पास जो है, ये ब्लू वाली जो अंदर वाली है, सो दिस इज एंट्रम कैविटी। और इसके पास क्या है, oocyte है, दिस इज थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, ठीक है। ये है जो लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, दिस इज एंट्रम। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें म्योसिस चल रही है। जैसे ही म्योसिस चलती है, वो फिर से अरेस्ट हो जाती है, किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। अभी म्योसिस 2 स्टार्ट हो गई थी इसमें। तो इसमें क्या हो रही थी, म्योसिस 2। पर म्योसिस 2 भी कंटिन्यू नहीं हो पाती, और वो किस स्टेज में जाके स्टॉप हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, म्योसिस 2 जो हो जाती है वो मेटाफेज में जाके फिर से स्टॉप हो जाती है। तो सेकेंडरी oocyte अभी कम्प्लीटली ओवम मैच्योर नहीं बन पाता, मैच्योर बन के वो ओवम नहीं बन पाता, बिकॉज उसके पास जो है वो सेकेंडरी oocyte वो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। सेकेंडरी oocyte की जो डिवीजन है म्योसिस 2, वो फिर से रुके, फिर से अरेस्ट हो गई एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज, अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। हमने ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, मैंने जैसे बताया था कि थिका ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो ईस्ट्रोजन करता क्या है, वो हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन लेके आ जाता है कि भाई तू एफएसएच का नेगेटिव एक्शन ले ले और एनएच को पॉजिटिव एक्शन ले ले। वो क्या करता है, वो एफएसएच के एक्शन की इनहिबिशन शुरू करवा देता है, एफएसएच को स्टिमुलेशन जो है वो कम करवा देता है। बट हमारे पास एलएच का जो है वो स्टिमुलेशन ज़्यादा इंक्रीज करवा देता है, एलएच का स्टिमुलेशन। मैंने ये भी नोट करवाया था हॉर्मोन्स में कि जो एलएच का स्टिमुलेशन जब होगा तो हमारे पास रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये सेकेंडरी oocyte है या ओवम बनने वाला है, जिसमें मेटासिस 2 में रुकी हुई है, अभी इसमें क्या होगा, एलएच अपना एक्शन दे देगा। जैसे ही ये जो है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली होता क्या है, मैच्योर फॉर्म ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। इसमें क्या चल रही है, म्योसिस 2। म्योसिस 2 किस स्टेज में रुक गई है, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में रुकते ही उसके पास एलएच अपना एक्शन दे देते हैं, एलएच के एक्शन से वो रिलीज हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, सो दिस ग्राफियन फॉलिकल विल मेक द एक्शन यहाँ पे, और ये क्या होने लग जाएगा, यहाँ से जो है वो हमारा oocyte जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये जो oocyte रिलीज हो रहा है ना, ये अपने साथ कुछ तो लेके आएगा, ये ऐसे अकेला नहीं आता। तो ये अपने साथ एक लेयर लेके आता है, उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, उस लेयर का नाम है ज़ोना पैलिसिडा। सो वो अपने साथ लेयर लेके आता है, ज़ोना पैलिसिडा, ठीक है।
ऐसा कुछ है, ये देखो ये लेयर है सोना पैलिसिडा की, ऐसा कुछ लेयर रहती है और लेयर के साथ हम अपने साथ वो कुछ सेल्स भी लेके आ जाता है, जिसके साथ पड़े थे ना एक लेयर, उसको लेके आ जाता है। ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं, वो सेल्स को लेके आ जाता है। सो ऐसे हमारा क्या हो गई, ये क्या हो गई, ओव्यूलेशन हो गई विद द एक्शन ऑफ LH। बट अभी भी मियोसिस रुक रखी है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जैसे ये ओवरी में एवोल्यूशन होती है और ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन जब ओवरी में होती है तो हमारे अगर स्ट्रक्चर की बात करें फीमेल के, सो हमारे पास कुछ ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। सो दिस इज बेसिकली द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारी ओवरीज है। ओवरीज में क्या हो गया, अभी एवोल्यूशन, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन जैसे देखो, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब्स। सो फेलोपियन ट्यूब्स को जैसे लगता है कि ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी, वो क्या करती है, वो अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिम्ब्राइज है, वो फिम्ब्राई को ये से, सो इट कीप्स ऑन लुकिंग फॉर द ओवम, कहाँ से ओवम आएगा। सो जैसे उसको लगता है यहाँ से, ये दिस इज अ स्वॉलन पार्ट, यहाँ पे ओवम पड़ा है, सो ही कैचेस, फेलोपियन ट्यूब कैच कर लेती है ओवम को। सो मान लो यहाँ से हमारा ओवम रिलीज हुआ, दिस हियर फ्रॉम हियर ओवम इज रिलीज। सो फेलोपियन ट्यूब अपना एक्शन शो करेगी, वो ओवम को ले जाएगी और वो ओवम को यहाँ पे अपने फेलोपियन ट्यूब में ले जाती है। सो दिस इज हाउ, सो वो ओवम को यहाँ पे ले जाते हैं। सो बट यहाँ पे अब होता क्या है, अभी तक हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, हमारी ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन हो गई है, ओवम हमारा रिलीज हो गया, तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी। यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। ये जो वुमेन है, या तो वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, सो लेट्स इरेज द अबव पार्ट बिकॉज हमारा ये हो चुका है अच्छे से। शल प्रदान। सो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, वो सेक्सुअली एक्टिव होगी, या जो फीमेल है वो होगी नॉन एक्टिव, जिसमें क्या हुआ है, ओवुलेशन हुई है, ओवम रिलीज हुआ है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें क्या चांस है कि उसकी बॉडी में, उसकी फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर करेगा। सो ये जो है, इसमें क्या चांस है कि स्पर्म एंटर करेगा। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो क्या चांस है कि उसका जो ओवम है, वो ओवम यहाँ पे रहेगा फेलोपियन ट्यूब में 1 और 2 डेज, 24 to 48 आवर्स उसकी वो होती है, ठीक है, लाइफ स्पैन। तो ओवम यहाँ पे लाइफ स्पैन रहेगी उसकी 1 to 2 डेज या 24 to 48 आवर्स, वो यहाँ पे रहेगा और वो डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहता है। या उसका क्या होगा, अगर वो एक्टिव है तो हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, हम मान लेते हैं कि वुमेन इज सेक्सुअली एक्टिव और उसमें क्या हो रहा है, स्पर्म आ रहा है। जैसे ही अभी क्या हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब का सेक्शन हम निकाल रहे हैं, तो इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली, ऐसे मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, सो दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ओके। सो इसमें अब क्या होगा, हमारे पास ओवुलेशन के बाद जो ओवम रिलीज हुआ था वो कुछ इस तरह से था, उसके पास एक लेयर भी थी, दैट लेयर वाज सोना पैलिसिडा, और वो अपने साथ कुछ सेल्स भी लेके आया था। वो सेल्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो सेल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। रीअरेंज करने के बाद वो कुछ ऐसा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। सो दिस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज कोरोना रेडिएटा। और ये हमारे पास है सेकेंडरी ओसाइट ओवम, जिसमें हमारी मियोसिस 2 रुकी हुई है,
और जे पर्पल लेयर है वो है जेपी हम बोलते हैं जोना पैलिसिडा को, मैंने जेपी लिख दिया है फॉर द शॉर्ट फॉर्म। सो अभी क्या होगा, अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि जो वुमेन है वो सेक्सुअली एक्टिव है तो स्पर्म आ रहा है। सो जैसे ही स्पर्म उसकी बॉडी में आएगा, ठीक है, स्पर्म जैसे ही कोरोना रेडिएटा और जोना पैलिसिडा जैसे ही स्पर्म को, सो जोना पैलिसिडा का फंक्शन हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जोना पैलिसिडा का फंक्शन ये है कि वो सिर्फ मैमेलियन, जैसे ह्यूमन है तो सिर्फ ह्यूमन में मैमेलियन स्पर्म ही कैच करेगी, ये जोना पैलिसिडा। और जोना पैलिसिडा के पास कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि उसके पास रिसेप्टर होते हैं JP1, JP2, JP3। ये जो JP3 है ना, दिस इज़ द मेन जो क्या करेगा, वो स्पर्म को, जो अच्छे वाला स्पर्म होगा, हेल्दी स्पर्म, उसको कैच कर लेगा। और क्या होगा, अब जैसे ही स्पर्म जोना पैलिसिडा एक्सेप्ट कर लेगी, वो एंटर कर जाएगा, वो ओवम को जैसे स्ट्राइक करेगा, वो स्पर्म एक मैजिकल टच देगा। वो जो मैजिकल टच को, दिस स्पर्म इज गिविंग दैट मैजिकल टच टू द ओवम। जैसे वो स्पर्म ओवम को टच करेगा, दैट मैजिकल टच से मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, और मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। सो फ्यूजन हो गई है अभी गैमीट्स की, तो हम बोलेंगे इसको फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन भी कैसे होती है वो भी कंसेप्ट थोड़ा सा इनिशिएशन या बिगिन हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप बात करें नॉन एक्टिव की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब जैसे स्पर्म एंटर नहीं हो रहा, द फीमेल इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो तब क्या होगा, दैट कंडीशन, वो जो ओवम है वो तो डीजनरेट हो जाएगा। जो ओवम का ये जो पार्ट जो पीछे रह जाता है ना, ये वाला पार्ट पीछे रह जाता है, वो ये किस में चेंज हो जाता है, ये जो पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। सो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली मास ऑफ सेल्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा देता है। और यही प्रोजेस्टेरोन जो है वो जो हमारे यूट्रस की लेयरिंग बनाई थी ना, ईस्ट्रोजन ने प्रिपेयर करी थी यूट्रस की लेयरिंग, वो ब्रेक हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और वो वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन ये हो चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis. आई होप यू लाइक द वीडियो. दिस इज द वे वी कैन लर्न oogenesis, एंड यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस होल वीडियो. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड जैसे कि ये टर्शियरी फॉलिकल का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन द सेम वे विद द कलरफुल पेन्स, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट लेयरिंग इज व्हाट, यू नो, कि कौन सी लेयर क्या डिस्क्राइब कर रही है, और सो ऑन चलता रहेगा. सो आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.